नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है हमारे नेट के सिलेबस की जो इकाई 8 है कहानी, उसमें हमारी वीडियो होगी। तो जो सबसे पहली कहानी है जो चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो लाइन बाय लाइन हम इस कहानी को एक एक लाइन से जो है पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी जो वीडियो है चंद्रदेव से मेरी बातें, उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है, तो जो बंग महिला, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष जो है इसकी रचनाकार है। इस कहानी का प्रकाशन जो है सरस्वती पत्रिका में होता है भाई। ये किस पत्रिका में छपती है, तो सरस्वती पत्रिका में ये कहानी जो है छपती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में होता है। कब होता है इसका प्रकाशन वर्ष, तो 1904 के अंदर। यह हिंदी कहानी की पहली व्यंग्यात्मक कहानी मानी गई है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कहानी क्योंकि इसके अंदर जो है व्यंग्य किया गया है। बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। हम इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। इसके बाद बात करते हैं, यह कहानी निबंधात्मक कहानी भी है। निबंध के रूप में जिस प्रकार से निबंध लिखा जाता है उस प्रकार से इस कहानी का जो है स्वरूप तैयार किया गया है। आगे इसमें महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड कर्जन पर जो व्यंग्य किया गया है, लॉर्ड कर्जन के समय का जिक्र इसके अंदर किया गया है। और जो उस समय उस जो सत्ता के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर भी यहाँ जो है व्यंग्य इसमें दिखाई देता है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर प्रहार किया गया है। जिस समय अंग्रेजों की सत्ता हमारे भारत देश में स्थापित हो चुकी थी और जिस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा था, उन चीजों का जिक्र इस कहानी के अंदर किया गया है। चिकित्सा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया है। उस समय जो शिक्षा का और जो स्वास्थ्य का जो ढांचा बिल्कुल बिगड़ चुका था उसका जिक्र भी इसके अंदर किया गया है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो है हिंदुओं के, जो हमारे भारत के लोग थे, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया हुआ था कि उनके साथ हर जो है स्थान पर पक्षपात की नीति अपनाई गई थी। उनको शिक्षा के अंदर मतलब शिक्षित ना होने की तरफ उनको ज्यादा बल दिया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा इनको जो है दबा के रखा जाए। तो इस कहानी पर शिव शंभू के चिट्ठी निबंध है उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके आगे बात करते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं वो कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। उसका प्रकाशन वर्ष 1904 है। यह जो है पहली व्यंग्यात्मक कहानी है। निबंध के रूप में ये कहानी लिखी गई है। लॉर्ड कर्जन के ऊपर इसके अंदर व्यंग्य हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी पक्षपात नीति का दृश्य इसमें दिखाई देगा। और जो है हमारी शिक्षा प्रणाली उस पर भी व्यंग्य किया गया है। आगे बात करते हैं कहानी पर। अब हम पढ़ने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें जो बंग महिला की कहानी है 1904 के अंदर इसको लिखा गया था। आगे बात करते हैं, जो है नारी दशा की स्थिति इसमें बिजली के द्वारा दिखाई गई है। आगे जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें ये चीजें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। एक एक पंक्ति बाय पंक्ति हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें सुनने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? यहाँ जो है
व्यंग्य किया गया है भाई। क्या आपकी डिपार्टमेंट जो महकमा है उसके अंदर जो है बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो चुकी होती। ये देखिए भाई, शिक्षा जो हमारी न्यायशील जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि अगर आप हमारी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कार्यरत होते या नौकरी करते तो अब तक तो आपका बहुत ही प्रमोशन हो चुका होता। आगे कहते हैं, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं कि जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ये पंक्ति भाई याद रखिए, महत्वपूर्ण पंक्ति है, हमसे जो है पेपर में पूछ सकता है कि क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ये देख के हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कहानी से उद्धृत की गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है बंग महिला जो राजेंद्र बाला घोष जी की हैं उससे ये जो पंक्तियां हैं उठाई गई हैं। आगे है, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीन हीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे अवश्य ही रहता होगा। जो हमारी पुरानी परंपराएं चली हुई थी कि अमावस्याओं को जो है सब जो मतलब कार्य करते थे जैसे पशु वगैरह थे तो अमावस्या को अवकाश होता था, तो उसके ऊपर भी व्यंग्य किया गया है कि अगर जो है आपके पास 8वें दिन नहीं तो महीने में या महीना नहीं तो जो अमावस्या के दिन हॉलीडे होता है उस पर आप जरूर भ्रमण कीजिए। इसके बाद है, यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ व्यंग्य किया गया है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। ठीक है भाई, यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटकेलियां किया करती है वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर
मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरतवासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे पर मढ़ा गया है। यहाँ व्यंग किया गया है कि जो यहाँ सारा बोझ किस पर, चपला जो अग्नि देवता और जो है उसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहां पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यहाँ शिक्षा पर व्यंग्य किया गया है भाई, ठीक है। यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज प्राय घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भाव त्रैलोक्या पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसने वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीफिक की सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। इसको भी याद रखें, ईडन गार्डन जो है उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। हमसे आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे पूछेगा कि चंद्रदेव कहानी, जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, उसके अंदर किस स्थान का जिक्र किया गया है। तो जैसे ईडन गार्डन है तो इसको याद रखिए भाई, ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जिक्र इसमें किया गया है। कार्तिकेय बाबू जो है, आपके जो देव सेनापति कार्तिकेय बाबू यहाँ पे कहा गया है, उसका भी मतलब जिक्र इसमें किया गया है। आगे कहते हैं, बस इससे उनकी वीरता का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा, उनके वीरता का भी जो है कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत पादक पूर्व अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण यह सविनय आहूत करती हूँ। संभवतः है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी सशंक ससधर संसलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुटाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय, ये याद रखिए भाई नाम, प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे। तो यहाँ पर भाई जो है व्यंग्य किया गया है, जो हमारी शिक्षा के ऊपर भी व्यंग्य किया गया है। और जो कोलकाता के अंदर जो दृश्य हैं, उस समय जो कारखाने मतलब चल रहे थे, उस जो समय का जिक्र इसमें किया गया है। महारानी विक्टोरिया के समय का जिक्र भी यहाँ पे किया गया है। आगे बात करते हैं, शायद आप यह बात भी अभी तक विविध नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है
तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय जी के वंशधरों का साम्राज्य है, और न आप भारत की वह सस्य श्यामल श्रवण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारत वर्ष का राज्य गौरव वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपाटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा का नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अवश्य साथ लेके आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपको चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनका निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के नाम काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में ही कर डालेंगे। इसके अंदर भाई जो हमारी उस समय की जो दशा थी, जो प्लेग की महामारी जो है हमारे देश के अंदर फैल चुकी थी, उसका जिक्र भी यहाँ किया गया है कि जो प्लेग की जो बीमारी थी वो इतने भयंकर रूप से मतलब हमारे जो है देश में फैल चुकी थी कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। तो उसका जिक्र भी यहाँ पे जो है दूसरी मतलब तरीके से किया गया है। आईपीसी की जो धाराएं हैं, आईपीसी पिनल कोड हमारा है, उसका भी जिक्र इसमें किया है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मैं मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला। तो भाई इस प्रकार से इस कहानी का समापन होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं चिकित्सा प्रणाली के ऊपर, जो नारी की दशा उस समय थी, प्लेग की बीमारी का व्यंग के माध्यम से इसके अंदर जो है जिक्र यहाँ पे जो बंग महिला हमारी जो इसकी रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष, उन्होंने इसका जिक्र इसके अंदर किया गया है। निबंध शैली के अंदर ये कहानी लिखी गई है, इन सब प्रसंगों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो ये कहानी थी हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 के अंदर प्रकाशित होती है। इसको हमने पढ़ लिया है। आगे हमारी जो कल अगली कहानी होगी, ठीक है, उसके अंदर हम एक और नई कहानी जो हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।